Good afternoon, everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आज हम लोग उस पार्ट को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। कल हमने बताया था फोर्स क्या होता है, आज हम बात करेंगे फोर्स सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप के फोर्स सिस्टम होते हैं। जब कल क्लास हम लोग फिनिश कर रहे थे तो कुछ बेसिक आइडिया आपको दिया था फोर्स सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होता है। ओवरऑल आपने फोर्स सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया होगा। पहला आता है आपका कोप्लैनर फोर्स सिस्टम और दूसरा आता है आपका नॉन कोप्लैनर फोर्स सिस्टम। तो वन बाय वन हम लोग एक एक को डील करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे ऑडियो प्रॉपर आ रहा है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे ऑडियो बेटा प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां पर आएगा सबसे पहले आपके पास में कोप्लैनर फोर्स सिस्टम। देखिए बेटा, कोप्लैनर फोर्स सिस्टम की हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं। और इधर ये हमने कर दिया पार्टीशन और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में नॉन कोप्लैनर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लैनर फोर्स सिस्टम, कोप्लैनर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कोप्लैनर। वॉइस स्लो आ रहा है, एक बार बोलेंगे बेटा वॉइस क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है? सभी स्टूडेंट्स एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा? स्लो है। नाउ वॉइस अभी क्लियर है या नहीं है, या अभी भी स्लो आ रहा है? जल्दी बताएं, अभी भी वॉइस क्लियर है या फिर स्लो आ रहा है? अब ठीक है ना? ओके, चलिए मूव करते हैं फिर आगे। दो कैटेगरी है, पहली है बेटा कोप्लैनर फोर्स सिस्टम और दूसरी है नॉन कोप्लैनर फोर्स सिस्टम। देखिए कोप्लैनर फोर्स सिस्टम के अंदर जो पहला फोर्स सिस्टम हमारे पास में आता है उसे हम बोलते हैं पैरेलल फोर्स, कोप्लैनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? कोप्लैनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। कोप्लैनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, कोप्लैनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? देखिए कोप्लैनर का मतलब होता है बेटा एक ही प्लेन में, पैरेलल मतलब जिनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होता है। तो आप क्या बोलेंगे? फोर्सेस या फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम in which line of action of all forces are parallel. Line of action of all forces are parallel and
forces acting in one plane known as coplanar force सिस्टम। देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है, जो नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब होता है बेटा एक ही प्लेन के अंदर। पैरेलल फोर्स सिस्टम, इसका मतलब है लाइन ऑफ एक्शन सबका क्या रहना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। सो बड़ी आसानी से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए आप ये एक बॉडी अगर आप कंसीडर कर रहे हैं और इसके ऊपर अगर मैं यहां पर 4 फोर्स आपको दिखाऊं, लेट्स से सपोज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये चारों फोर्सेस, ये चारों फोर्सेस जो यहां पर देखे जा रहे हैं, ये चारों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसे हैं, पैरेलल है। चारों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन क्या है बेटा, यहां पर पैरेलल है। ये F1 फोर्स है, A पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, ये B पॉइंट पर एक्ट कर रहा है बेटा, F2 फोर्स है, ये C पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, F3 फोर्स है, ये D पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, F4 फोर्स है। तो ये 4 फोर्स है जो 4 अलग अलग पॉइंट पर एक ही प्लेन के अंदर एक्ट कर रहे हैं और चारों के लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स आर एक्चुअली नोन एज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट्स एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखिए दूसरी कैटेगरी देखिए आप यहां पर, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर फोर्स पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। देखिए नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम in which line of action of all forces या all forces are parallel and all forces are not acting in one plane known as ये कोप्लेनर पैरेलल है ना, कोप्लेनर पैरेलल, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्लियर है। सो अगर हम लोग देखें यहां पर इसका एक बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करना चाहूं तो ये हमारे पास में एक बॉक्स दिया गया है कुछ इस तरीके का। तो एक फोर्स इधर लग रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं F1, एक फोर्स बेटा इधर लग रहा है जिसको हम बोल रहे हैं F2, एक फोर्स इधर लग रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ F3 और एक फोर्स इधर लग रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ F4। तो आप देखेंगे इन सब के लाइन ऑफ एक्शन जो है बेटा वो पैरेलल है, इन सब के लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है। आप चाहे तो इस फोर्स को इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखो ऐसे, ये F4। सो चारों के लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है और एक फ्रंट फेस में लग रहे हैं 2 फोर्स और बाकी 2 फोर्स पीछे वाले फेस में लग रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में। इसलिए हम लोग इन फोर्सेस को नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। एक बार आप लोग बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट्स एक बार बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
तो फिर नोट कर लीजिए, नोट करके डन लिखकर भेज दीजिए फिर जल्दी से, नोट करके डन लिख के भेज दीजिए बेटा जल्दी से। नॉन पैरेलल बेटा नाम में लिखा हुआ है आदित्य कि एक प्लेन में काम नहीं करना चाहिए, तो F1, F2, F3 एंड F4 जो है वो एक प्लेन के अंदर नहीं है, इस वजह से उसे नॉन कोप्लेनर बोला गया है। नोट करके डन लिखकर भेजिए बेटा। डन। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखिए बेटा लिखिए, बाकी लोग भी लिख लीजिए, लिखने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। डन। हो गया, सभी लोगों का नोट हो गया, आगे बढ़े। किसी ने भी नो नहीं बोला है तो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए जब आप नोट कर ले तो डन लिखकर जरूर भेजें, इससे मुझे पता चल जाता है आपके प्रेजेंस का। तो कभी कभार अगर आप डन नहीं लिखेंगे तो मुझे ऐसा रहेगा कि हाँ यार इस स्टूडेंट का भी डन नहीं आया है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये है कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर में फर्स्ट कैटेगरी विच इज पैरेलल फोर्सेस। अब हम लोग फिर से देखिए इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर, ये फर्स्ट कैटेगरी, इसको एक नंबर ही लिखो आप, 2 नंबर ना लिखो, ये भी एक नंबर ही है ना। अब सेकंड कैटेगरी हमारे पास में आ रहा है 2 नंबर पे।
कोप्लानर कंकरंट फोर्स सिस्टम, कोप्लानर कंकरंट फोर्स सिस्टम। देखिए कोप्लेनर का मतलब होता है बेटा एक ही प्लेन में, और कंकरंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलना। सो अगर कोप्लेनर कंकरंट फोर्स को या फोर्स सिस्टम को मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कहूंगा यहां पर एक ऐसा फोर्स सिस्टम जिसके अंदर सारे के सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर मीट कर रहा हो, उसे बोला जाएगा कोप्लेनर कंकरंट फोर्स सिस्टम। सो कैसे डिफाइन करेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं। फोर्स सिस्टम in which all forces acting in one plane and line of action of all forces meet at one point known as coplanar concurrent force system। क्या मतलब है इसका? देखिए बेटा, अगर एक बॉडी हमारे पास में है कुछ ऐसी और हम बोल रहे हैं इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस कैसे काम कर रहे होंगे? देखिए कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ फोर्सेस, लाइक एक फोर्स ये है F1, अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन देख रहा हूं तो ये कुछ ऐसा लाइन ऑफ एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। एक फोर्स है जिसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है और ये फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है F2। एक फोर्स है बेटा जिसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसे और ये फोर्स एक्ट कर रहा है F3 ऐसे। तो क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है सर, जितने भी फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, सो दीज फोर्सेस आर कंकरेंट एंड तीनों के तीनों फोर्सेस जो है वो एक प्लेन में है, इसलिए कोप्लेनर वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो सेकंड कैटेगरी है उसे बोला जाएगा नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर है? सो इसका क्या मतलब है? अगेन force system in which all forces are not acting in one plane and line of action of all forces meet at one point known as non-coplanar concurrent force system। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी हो गई, सो इसके अंदर अगर बेटा फोर्स हम लोग अप्लाई करें तो एक फोर्स आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लग रहा है F1। दूसरा फोर्स जो है
है बेटा वो इस तरीके से लग रहा है F3। सो अगर तीनों को आप देखेंगे तो एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है, एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है। आप चाहें तो एक और फोर्स लगा सकते हैं बेटा F4। सो अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है। सो ओवरऑल जितने भी फोर्सेज है वो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्लेन में नहीं है, ये एक प्लेन में नहीं। पीछे वाला फोर्स देखिए दूसरे प्लेन में जा रहा है, एक प्लेन में नहीं है। तो जब फोर्सेस एक प्लेन में नहीं हो तो वर्ड यूज होता है कोप्लैनर, नॉन कोप्लैनर। और जब वो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हो तो कंकरेंट फोर्स यूज होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स सिस्टम है ये आपका नॉन कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में, आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। साउंड इश्यू आ रहा है फिर से? साउंड प्रॉपर है क्या, एक बार बोलो। साउंड प्रॉपर है क्या, एक बार बताओ। अच्छा, अभी ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर मैं इसको चेंज करता हूं। अभी देखो, अभी साउंड प्रॉपर आ रहा होगा। अभी देखिए, अभी साउंड जो है वो प्रॉपर आ रहा होगा। हाँ ठीक है, अब नोट कर लीजिए और नोट करते डन लिख के भेजिए। अब नोट कर लीजिए, नोट करते डन लिख के भेजिए। अच्छा, फाड़ क्या रहा है एकदम ना, इतना भी नहीं आना चाहिए। नोट कर लीजिए बेटा आराम से एक बार, और नोट करके डन लिख के भेजिए। नोट करते डन लिख के भेजिए। डन। अरे इस बार तो आदित्य ने सबसे पहले लिख लिया। प्रिंस ने भी नोट कर लिया। तो ये सब पहले से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, सब पहले ही लिख लेता है, कोई बात नहीं। मैं आप जब तक आप सभी लोग नहीं लिखेंगे तब तक वेट कर रहा हूं। F2 एंड F4 पैरेलल होने से कोई दिक्कत नहीं है ना सेकंड फिगर में। F2 एंड F नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो पैरेलल भी नहीं है सूरज।
वो तो को लीनियर है ना, एक ही लाइन में है। डन। काफी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिखो। देखिए जो लिख लेते हैं वो डन बोल देते हैं, जो नहीं लिखते हैं ना वो नो नहीं बोलते हैं, तो उनको भी नो बोलना है कि सर वेट, तो सर वेट करेंगे। हाँ ऐसे। मान लीजिए कि अपन को 5 पॉइंट पढ़ना है तो 4 पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं, 5वां पॉइंट अगले दिन पढ़ लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर जितना पढ़े उतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपके पूरे नोट्स बन जाने चाहिए साथ में, मतलब क्लास खत्म तो आपका मैकेनिक्स का पूरा हेडेक खत्म हो जाना चाहिए। नाउ डन। अब कोई नो नहीं बोल रहा है तो अब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। अब हम लोग तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं एंड थर्ड कैटेगरी इज 3 नंबर, कोप्लैनर। कोप्लैनर नाइदर पैरेलल nor concurrent force system, force system ना तो पैरेलल हो और ना ही कंकरेंट हो, ऐसा फोर्स सिस्टम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन ऑफ एक्शन ना तो पैरेलल होने चाहिए ना ही कंकरेंट होने चाहिए, तो आप बोलेंगे फोर्स सिस्टम in which all forces acting in one plane and line of action of all forces are not parallel and not concurrent. Such type of force system known as coplanar, neither parallel nor concurrent फोर्स सिस्टम। सो हमने कहा कि मान लीजिए अगर ऐसी कोई बॉडी हमारे पास में है और इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया है F1, तो ये गया फोर्स इधर, इसका लाइन ऑफ एक्शन। इधर एक फोर्स हम लगा रहे हैं F2, ये गया फोर्स सिस्टम इधर। इधर एक फोर्स लगा रहे हैं हम F3, ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसा। देखिए तीनों फोर्स ना तो पैरेलल है ना ही एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोप्लैनर नाइदर पैरेलल नॉर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। यहां अगर हम लोग कहेंगे तो ये सेम कहानी नॉन कोप्लैनर के लिए आ जाएगी, नॉन कोप्लैनर नाइदर पैरेलल नॉर concurrent force system।
क्या कहेंगे आप इसके लिए? फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम in which all forces are not acting in one single plane and line of action of all forces are neither parallel nor intersecting at one point. Such type of force system known as non-coplanar, neither parallel nor intersecting या nor concurrent फोर्स सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर मैं आपको कहूं एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से, देखिए ये है हमारे पास में वो एग्जाम्पल जिसमें हमने कहा ये एक फोर्स है F1 और ऐसे ही मान लीजिए ये एक फोर्स है F2। क्लियर है? तो ये दोनों तो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, लेकिन अब मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक तीसरा फोर्स। अब आप देखिए F3। सो ये तीनों फोर्स एक पॉइंट पर नहीं मिल रहे और ना ही ये तीनों फोर्स जो है वो पैरेलल है। सो इस तरह का जो फोर्स सिस्टम होगा उसे आप कहेंगे नॉन कोप्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में नहीं है ना, नाइदर पैरेलल नॉर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। आई होप पॉइंट जो है, कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बोल दीजिए कि यहां तक या ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया ये क्लियर है या नहीं है। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट, फिर मैं लिखने का मौका भी दूंगा आपको। मतलब देखिए यहां पर चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको बराबर इन्वॉल्व होना है उस चीज के अंदर। आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर क्या बताया जा रहा है। आपको वो पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आना चाहिए किस तरीके से सर यहां पर कोप्लेनर वर्ड यूज कर रहे हैं, कनकरेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, पैरेलल वर्ड यूज कर रहे हैं, पूरा क्लियर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नोट करते डन लिख के भेजिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर, हाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ही होना चाहिए। जैसे नोट हो जाए बेटा डन लिख कर भेजिए।
कैसे नोट हो जाए बेटा, डन लिख के भेजिएगा। डन। चलो इस बार तो रजत ने सबसे पहले लिखा है। अच्छा, आदित्य ने भी डन, कुंदन कुमार डन, प्रहास भी डन। अच्छा, सभी ने डन ही लिखा है, किसने नो नहीं लिखा है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं आप। नो प्रिंस, ठीक है, लिख लो प्रिंस, कंप्लीट कर लो। रेस्ट सब्जेक्ट कब से स्टार्ट होंगे? बाकी सब्जेक्ट भी एक के बाद एक चालू होंगे ना, सब एक साथ थोड़ी स्टार्ट होंगे आदित्य, एक के बाद एक चालू होता है सब्जेक्ट, और उसका शेड्यूल आपको बताया जाएगा, चिंता मत करो। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ कैटेगरी, which is coplanar, collinear, coplanar, collinear force system, और यहां पर आ जाएगा फोर्थ नॉन कोप्लानर, नॉन कोप्लानर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। सो अगर दो फोर्सेस जो कि एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ओवरलैप कर रहा हो एक दूसरे पर, एक ही लाइन ऑफ एक्शन हो, सो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम in which all forces acting in one plane, all forces acting in one plane, and line of action of all forces, line of action of all forces are collinear. Such type of force system known as coplanar, collinear
फोर्स सिस्टम। देखिए मान लीजिए ये एक बॉडी आपके पास में है, ये एक फोर्स हमने लगाया F1, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। एक दूसरा फोर्स है बेटा जिसको हम बोल रहे हैं F2। तो दोनों फोर्स सिस्टम का लाइन ऑफ एक्शन, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखिए एक ही है, इसलिए आप इसे कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम में रख सकते हैं। दूसरा अगर यहां पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे फोर्स सिस्टम इन विच, अच्छा, इन विच all forces acting, all forces not acting in one plane and line of action of all forces collinear, such type of force system known as non-coplanar कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब देखिए ये बोल रहा है कि प्लेन जो है वो एक नहीं होना चाहिए, बट लाइन ऑफ एक्शन एक होना चाहिए, जो कि कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। जब दो फोर्सेस का प्लेन ही अलग अलग है तो उनका लाइन ऑफ एक्शन एक हो ही नहीं सकता। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, देखिए यहां पर इसको हाईलाइट करके लिखेंगे हम लोग, सच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी कोई पूछता है कि इसका कोई एक एग्जाम्पल दो, तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा, ये डेंजर है। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह का कोई भी फोर्स सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के लिए आप बोल सकते हो कि एक प्लेन में नहीं हो, अगर एक प्लेन में नहीं हो तो उनका लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही होता है तो ऐसे कंडीशन में ये फोर्स सिस्टम कहलाएगा। लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल, मतलब ऐसा कोई फोर्स सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब एक प्लेन में नहीं है तो फिर एक लाइन में कैसे लाइन ऑफ एक्शन हो सकते हैं। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। क्लियर है? सो नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी से बोलिए बेटा, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ सूरज है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर डन लिख के भेजिए जल्दी से। अगर आप इतना नोट कर लेते हो, जितने भी फोर्स सिस्टम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसवर्सिबिलिटी फॉलो करेगा ही।
जैसे ही बेटा नोट होता है आप डन लिख के डन लिख के भेजिए। आदित्य, मैंने आपको कोई बुक सजेस्ट की? अगर उसी से काम हो जाता तो फिर तुम्हें यहां पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सो जस्ट फॉलो क्लास नोट्स ओनली। जब मैं सजेस्ट करूं तो आप वहां पर जाएं। आप पहले खुद से ही चीजें इधर उधर सर्च करके अननेसेसरी चीजें पढ़ने लग जाएंगे तो आपको 2 बार कोचिंग करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में आप सिलेक्शन ले तो फॉलो कीजिए चीज़ों को। आपको किसी ने कुर्मी की बुक सजेस्ट ही नहीं की है। देखो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी ने कुर्मी का नाम लिया? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, न्यू स्टूडेंट है। कब ज्वाइन किया आदित्य तुमने? अगर आपने कुर्मी की बुक खरीद ली ना तो उसको वापस बेच दो अब रद्दी में। डन, बढ़े आगे। अच्छा नहीं बढ़े, चलो लिख लो। हाँ आदित्य, कब ज्वाइन किया बताओ जरा मुझे। प्रहाश एंड वैभव, जैसे नोट हो जाए बेटा डन लिख के भेजना। आदित्य ने तो मिस्ट्री बना रखी, बता ही नहीं रहा कब ज्वाइन किया है। सर ऑल कैसे फॉलो करेंगे? हाँ बेटा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो है प्रहाश, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एक इंडिविजुअल फोर्स के लिए होता है। एक इंडिविजुअल फोर्स के लिए होता है। इंडिविजुअल फोर्स का मतलब है F1 प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को फॉलो करेगा। मैं इसको ऐसा बनाऊं या फिर ऐसे यहां पर बनाऊं, एक ही बात है। मैं इसको बेटा यहां बनाऊं या यहां पर बनाऊं या फिर यहां बनाऊं, एक ही बात है। हाँ प्रहाश, सो हर एक फोर्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को फॉलो करेगा। अच्छा, वो किसी और ने पूछा था क्या? मुझे लगा नहीं यार, ये कल इसी ने बताया था, आदित्य नाम है मेरा। हाँ तुमको बड़ा पता है उसका नाम आरती है क्या आदित्य? अरे भाई बताओ तुम्हारा नाम आरती है क्या आदित्य है? ये तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया प्रिंस ने। मैं इतनी देर से आदित्य से बात कर रहा हूं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो फोर्स सिस्टम है, अब उसको हमने क्या किया है, यहां पर कौन कौन से फोर्स सिस्टम है मैं बात कर रहा हूं फॉर कोप्लेनर। देखिए फॉर कोप्लेनर, सर कोप्लेनर की चर्चा क्यों कर रहे हो? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, और यहां पर आपने लिखा नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सो ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है बेटा, ये नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। नॉन कोप्लेनर का मतलब होता है 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम, 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम। अब 3 डायमेंशन में फोर्स की स्टडी आप नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं आता, ध्यान रखना। 3 डायमेंशनल में फोर्स सिस्टम की स्टडी करना आपको नहीं आता है, इसलिए इसकी चर्चा आप नहीं करते हैं।
आप सिर्फ और सिर्फ इस कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की चर्चा करते हैं। अगर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की मैं बात करूंगा तो कौन कौन सी कैटेगरी आपके पास में थी, जरा देखिए। पैरेलल फोर्स सिस्टम, या अगर मैं पहले लिखूं यहां पर कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। किसकी बात हो रही है? कोप्लेनर कोलिनियर। नंबर 2 कोप्लेनर कनकरंट फोर्स सिस्टम, कनकरंट फोर्स सिस्टम। तीसरा जो आपके पास में आएगा वो आएगा पैरेलल कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम। फोर्थ का अगर मैं बात करूं तो वो आएगा नाइदर पैरेलल नॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सो हमने क्या देखा बेटा, यहां पर हमने ऑब्जर्व किया इन चीजों को कि अगर मैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम की बात कर रहा हूं, अगर मैं बेटा कोलिनियर फोर्स सिस्टम की बात कर रहा हूं या फिर मैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर कोलिनियर में भी लाइन ऑफ एक्शन मिल रहा है, कंकरेंट में एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो दोनों को कंबाइंडली हमने यहां पर बोल दिया कि ये है हमारा कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अगर इसमें मैं बात करूं तो पैरेलल के अंदर भी फोर्स, पैरेलल के अंदर भी जो फोर्सेस होते हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिलता है। नाइदर पैरेलल नॉन कंकरेंट में भी फोर्स सिस्टम के लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिलते हैं। जहां पर लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर नहीं मिलते हैं उन्हें हम लोग बोल देते हैं नॉन कंकरेंट। तो ओवरऑल जितने भी फोर्स सिस्टम है उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, पहला कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और दूसरा नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। एक हो गया बेटा कंकरेंट फोर्स सिस्टम और दूसरा क्या हो गया, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। सो अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में दो ही फोर्स सिस्टम है, पहला कोप्लेनर, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, दूसरा कोप्लेनर, हम सिर्फ कोप्लेनर की स्टडी कर पाते हैं बेटा, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। सो ये हमारे पास में दो सिस्टम आ गए अब जिनकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एक बार बोलिए बेटा इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये क्या चल रहा है इस पे? अरे ये सब क्या चालू कर दिया तुम लोगों ने आपस में ही? हाँ, ये आपस में डिस्कशन की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हो आप तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की चर्चा करो। बताएं इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए नोट कर लीजिए। आदित्य एंड प्रिंस, तुम तो एकदम सीरियस हो गए दोनों। सो चैट बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ मेरे से डिस्कस करने के लिए यूज करें, आपस में डिस्कस करने के लिए यूज ना करें, और वो भी इस तरह तो बिल्कुल ना यूज करें। नोट करते ही डन लिख के भेजिए।
डन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपस में आप किसी तरह कोई डिस्कशन ना करें, सिर्फ और सिर्फ देखिए मैकेनिक्स समझना है, मैकेनिक्स के ऊपर फोकस करें। चलिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने बता ही दिया ना। यहाँ पर देखिए, कंकरेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ये दोनों हमने यहां पर लिख दिया, तो यहां पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब हम लोग फिर से इसी कहानी को रीस्टार्ट करेंगे। फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी कहानी को रीस्टार्ट करने वाले हैं। और फिर से मैं अब यहां पर हेडिंग लिखने वाला हूं, पहला पार्ट जो था अब उसको हम लोग फिर से डील करेंगे, विच इज कोप्लैनर। कोप्लैनर concurrent force system, coplanar concurrent force system। कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की चर्चा हो रही है। अब देखते हैं कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता क्या, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कोप्लैनर लिखा हुआ है तो आप यहां पर लिखेंगे सर, इसकी पहचान क्या होगी, ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन। ये तो इसकी पहचान हो गई, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस मीटिंग एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलना चाहिए, क्योंकि कंकरेंट वर्ड आप यूज कर रहे हैं यहां पर। क्लियर। अब पॉइंट आता है सर, इसका नेट इफेक्ट क्या होगा। मान लीजिए ये आपके पास में एक बॉडी है और इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस मैं यहां पर अब लगाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए ये पहला फोर्स लग गया F1, ये मान लीजिए बेटा दूसरा फोर्स लग गया F2, ये मान लीजिए तीसरा फोर्स लग गया F3, ये मान लीजिए चौथा फोर्स लग गया F4, और ये बन गया F5। तो इसके ऊपर 5 फोर्स लग रहे हैं जो कि एक ही प्लेन में है और एक ही पॉइंट के ऊपर है, एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो कि जितने भी फोर्सेस है ये कोप्लैनर है और कंकरेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एक रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है। जब आप इससे सॉल्व करेंगे बेटा तो इसका क्या आने वाला है, एक रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है। मतलब कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जो नेट इफेक्ट होता है वो एक रिजल्टेंट फोर्स होता है सिर्फ। जब भी नंबर ऑफ फोर्स एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं, ऐसी कंडीशन में उनको सॉल्व करने से एक रिजल्टेंट फोर्स आपको मिलेगा। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए ये बहुत काम की चीज है, एग्जाम में आती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने पढ़ भी लिया। देखिए नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम will be a resultant force, net effect of a coplanar concurrent force system will be a resultant force। एक रिजल्टेंट फोर्स ही होता है किसी भी कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का नेट इफेक्ट। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होने वाली है। मान लीजिए कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका स्टेट जो है वो कैसा आपको दिखाई देगा। देखिए उसका स्टेट अगर आपको समझना है तो उसका स्टेट आपको दो तरीके से यहां पर देखने को मिल सकता है। अगर इस बॉडी का स्टेट आप जानना चाहते हैं तो बॉडी का स्टेट जो है बेटा वो दो तरह का होता है। एक बॉडी रेस्ट में हो सकती है, दूसरा बॉडी मोशन में हो सकती है। देखिए अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि सर कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का नेट इफेक्ट जो होता है वो एक रिजल्टेंट फोर्स है, तो मान लीजिए कि अगर वो रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में बॉडी किस में रहने वाली है, रेस्ट में रहने वाली है। लेकिन अगर रिजल्टेंट फोर्स बेटा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है,
अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो 101% बॉडी किसके अंदर आएगी, मोशन के अंदर आएगी। और मोशन में भी किस तरीके का वो मोशन दिखाएगी, ट्रांसलेशन। ध्यान रखना किस तरीके का मोशन दिखाएगी बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन दिखाएगी, ट्रांसलेशनल मोशन दिखाएगी। बोलिए इतनी बात आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे सभी स्टूडेंट्स, इतनी बात आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। किसी भी तरह का कोई भी रोटेशन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता। आप चाहें तो इस बात को लिख लीजिए, किसी भी तरह का रोटेशन यहां देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये जो हिंदी में लिख रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, ये याद रखनी है आपको। ये इसलिए हिंदी में अलग से लिख रहे हैं ताकि आप स्टेटमेंट को गलत ना समझ जाए। मोशन मिलेगा पर रोटेशन मिलेगा, ट्रांसलेशन मिलेगा, रोटेशन नहीं मिलेगा। कभी भी रोटेशन नहीं मिलेगा। जब आपके पास फोर्सेस इस तरीके के हैं तो वहां पर हमेशा अगर मोशन मिलता है तो ट्रांसलेशन, अदरवाइज कोई मोशन नहीं मिलेगा। रोटेशन कहीं पर भी नहीं होता है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी राज की बात है जो आप किसी को नहीं बताएंगे, किसी को मत बताना, सिर्फ अपने तक रखना। और आदित्य, ये आरएस कुर्मी में नहीं मिलेगा बेटा, ये सिर्फ क्लास नोट्स में मिलेगा। इसलिए कोई भी बुक, किसी भी बुक के साथ आपको नहीं जाना है जो आपके कॉपी में है। वो नंबर ऑफ बुक्स का मिला जुला आपके पास में एक नया बुक है जो आपको संभाल के रखना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसे। अच्छा, यूट्यूब पर भी बता दिया क्या बेटा, मैं बहुत शातिर आदमी हूँ, तुमको पता नहीं है। यूट्यूब पर मैंने 2 ही चैप्टर पढ़ाए। और राज की बात मुझे लेकर कहाँ जानी है, तुम ही लोगों को बतानी है। राज की बात भी कहाँ लेकर जाएंगे, ऊपर भगवान तो सुनेगा नहीं मेरी राज की बात। नोट कीजिए जल्दी से, नोट करके डन लिख के भेजिए। जैसे ही नोट हो जाए डन लिख के भेजना, जिससे आगे की और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं। हो गया, सूरज ने तो नोट कर लिया, बाकी लोग भी बताओ जरा। डन नहीं हुआ कोई बात नहीं प्रकाश, लिख लो, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, रात की बात लिख लो।
मैकेनिक्स कितने दिन का है? लगभग 35 से 40 आवर्स तक अपन लोग पढ़ेंगे। मतलब AJE के लिए इतना ही है, गेट के लिए ESE के लिए पढ़ोगे तो लगभग 70 आवर्स का है। आप लोगों को 35 से 40 आवर्स तक का मॉड्यूल है। जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो थोड़ा डिटेल में है, बाद का जो पार्ट 20 दिन 2 घंटे के हिसाब से चला तो 20 दिन मतलब ये मान लो 18 एक दिन के आसपास है ना। और 3 घंटे क्लास हो गई तो जल्दी निपट जाएगा। और क्या डन? चेंज कर दो, कोई रह तो नहीं गया? हमने कहा कि सर कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम जो है जिसका नेट इफेक्ट जो है ना वो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया जाएगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें सबसे कॉमन और सबसे बोल सकते हैं जो जनरलाइज मेथड आपके पास में वो है पैरेललोग्राम मेथड। तो अब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के साइड थोड़ा सा फोकस करेंगे। सो फाइंड करने के लिए पहला मेथड आएगा हमारे पास में पैरेललोग्राम रूल और पैरेललोग्राम मेथड। देखिए अगर कोई बोलता है कि ये मेथड कब एप्लीकेबल है तो आपको उसे कुछ कंडीशंस समझानी है। जब ये कंडीशंस वहां पर होगी तभी ये मेथड यूज किया जा सकता है। ये कंडीशंस क्या क्या है जरा ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन, फोर्सेस होने चाहिए आपके कोप्लैनर फोर्सेस होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, कॉनकरेंट फोर्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, ओनली वैलिड फॉर 2 फोर्सेस। 2 फोर्स रहेंगे ना तभी वैलिड है, 2 से ज्यादा फोर्स होंगे तो ये वैलिड नहीं है। अब देखिए कैसे आप इसे डील करेंगे, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि बेटा यहां पर एक बॉडी आपको दी गई है जिसके ऊपर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं? 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये है आपका पहला फोर्स, इसे आप बोल रहे हैं F1 फोर्स, और ये है बेटा आपका दूसरा फोर्स जिसे आप बोल रहे हैं F2 फोर्स। और दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है उसे हमने बोल दिया थीटा। अब पॉइंट इसके हमें फाइंड करना है इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स। हमें क्या करना है बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप सबसे पहले इस F2 फोर्स को यहां से शिफ्ट करके इधर ले आओ। देखो कैसे शिफ्ट करेंगे। इस F2 फोर्स को यहां पर थोड़ा सा जगह करनी पड़ेगी। और ये हमारे स्मार्ट डिजिटल बोर्ड का फायदा उठाते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाओ, चलो, अरे इधर आ जाओ, ये तो गड़बड़ हो गई। ये थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का हम लोग फायदा उठाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। ये आ गया इधर, अभी ठीक है। सो ये जो F2 फोर्स है बेटा ये एक वेक्टर है, इसको आपने शिफ्ट कर दिया इधर। ये देखिए ये F2 आ गया। पहला काम ये करना होता है आपको। तो ये F1 ये F2, तो ये जो लाइन होगी ये होगी आपकी रिजल्टेंट फोर्स R वेक्टर। F1 को यहां देखिए, यहां कंप्लीट करने के लिए आप इसको इससे मिला दोगे तो ये बनेगा आपका F1। सो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, इस वजह से आप इसे पैरेललोग्राम रूल बोल देते हैं। हम लिखेंगे यहां पर ये जो एंगल है ये है अल्फा। सो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको मैं यहां मेंशन करता हूं, यहां पर R वेक्टर ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? नाउ अल्फा ये है एंगल फ्रॉम F1 वेक्टर। देखिए वेक्टर का साइन आप सबके ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। F1 वेक्टर, एंगल फ्रॉम F1 वेक्टर इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। ये काउंटर क्लॉकवाइज सेंस है आपके पास, ठीक है। सो ये चीजें अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं सबसे पहले R वेक्टर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करूंगा वो जानना चाह रहा हूं। देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ये जो F2 आप देख पा रहे हैं
ये देखिए ये जो एंगल होगा, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, तो ये अगर F2 है तो ये बन जाएगा F2 cos थीटा। ये F2 ये F2 cos थीटा, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास F2 sin थीटा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। आप एक ट्राइंगल देखिए बेटा, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। सो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल O B C, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख देता हूं, या फिर यहीं पर लिखा जा सकता है, अभी यहीं पर लिखा जा सकता है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस यहां पर चल रहा है। इन ट्राइंगल ओ बी सी, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस आप बोल सकते हो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो पा रहा है, कैसे लिखा है मैंने? एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे बेटा क्या ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो पा रहा है, कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे? वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो ओबी आपका बेटा रिजल्टेंट है, तो आपने मेंशन कर दिया सर ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। व्हाट अबाउट बीसी और ओसी? देखिए ये ओसी है आपका, तो ओसी को आप कैसे लिख सकते हैं सर? ओसी को लिख सकते हैं F1 प्लस F2 cos थीटा होल स्क्वायर, प्लस BC क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका F2 साइन थीटा का स्क्वायर। सो नाउ अगर मैं यहां से R की बात करूं, R स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो सर ये बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बन गया हमारे पास में F1 स्क्वायर। देखिए बेटा ये F2 स्क्वायर है, ये F2 स्क्वायर है, प्लस F2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। ये देखिए F1 स्क्वायर एज इट इज, इसकी वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 1 होती है, तो आप बोल सकते हो सर आर स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। आर इक्वल्स टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये हमारे पास में रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आ गया है जब दो ही फोर्स अवेलेबल हो। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे ये बात बता दीजिए कि इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बेटा। चलिए अगर समझ में आ गया हो तो नोट भी कर लीजिए, फिर समझ में आ गया हो तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड शिफ्ट कर दूंगा तो ये भी नोट करवा देंगे। इतना नोट कर लीजिए।
नोट करके डन लिख के भेजिए, ताकि मैं इसको थोड़ा सा, अभी भी थोड़ा सा तो कर सकते हैं। ये लो, इतना तो लिखा ही होगा। हाँ, अब ठीक लग रहा है। डन। एक बार बताएं सभी स्टूडेंट्स। अच्छा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। डन। देखिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है एक्चुअल में। हमें ये तो पता चल गया कि कितना फोर्स यहां पर लग रहा है, लेकिन ये पता नहीं चला कि किस एंगल पर लग रहा है। अगर इस एंगल को हमें फाइंड करना है तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूं। ओके, अभी ठीक है। अगर इस एंगल को मुझे फाइंड करना है तो देखिए बेटा, मैं फिर से कंसीडर करूंगा इन ट्राइंगल OBC। मैं कहूंगा यहां पर tan अल्फा इक्वल्स टू, tan क्या होता है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इज F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो यहां से एक्चुअली हमारा ये एंगल अल्फा हमें मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो अल्फा है वो फ्रॉम F1 है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ F2 से ये एंगल कितना है, रिजल्टेंट का एंगल F2 से कितना होगा, तो आप कहेंगे थीटा माइनस अल्फा। सो अल्फा जो है वो है बेटा फ्रॉम F1 इन काउंटर क्लॉकवाइज। अगर कोई पूछता है फाइंड कीजिए एंगल फ्रॉम F2 इन क्लॉकवाइज, सो ये होगा थीटा माइनस अल्फा। ध्यान रखना बेटा, ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो आप लोग एग्जाम में करके आते हैं। वहां क्वेश्चन में थीटा 60 डिग्री अल्फा 20 मिल गया, आपसे पूछ रहा बताओ F2 से एंगल बताओ, आप बोल रहे 20 डिग्री, 60 माइनस 20 40 डिग्री पर होगा F2 से रिजल्टेंट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार देखो, ये 20 डिग्री है, ये थीटा 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा 40 डिग्री है ना। मतलब F1 से 20 डिग्री और F2 से 40 डिग्री। बोलिए यस और नो। सो मेंशन कीजिए इस बात को भी, मेंशन कीजिए बेटा इस बात को भी वहां पर।
जल्दी से। डन, बढ़े आगे। सो देखिए पहला रूल है जिसकी मदद से बेटा आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक ही रूल नहीं है, आपके पास में एक और रूल अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, एक और रूल अवेलेबल है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ की मदद से किस तरीके से यहां पर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे वो आप समझिए। सेम प्रोसीजर है बेटा, कुछ नया नहीं है, इस बार भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बोल रहा है अगर एक फोर्स आपके पास में ये F1 है जिससे हम बोल रहे हैं F1 वेक्टर, एक फोर्स हमारे पास में है F2 जिसे हम बोल रहे हैं F2 वेक्टर, इनके बीच में लेट्स से सपोज एंगल थीटा है, तो सबसे पहले F2 को आप शिफ्ट करेंगे यहां पर, उसके बाद में बेटा एक रिजल्टेंट फोर्स आप यहां पर लगा देंगे R। एक बार बोलिए इतनी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? सेम कहानी अभी थोड़ी देर पहले की थी हमने। ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल इसको बोला गया था अल्फा, ये एंगल था थीटा। बोलिए यस और नो, यस और नो। जल्दी से बताएं बेटा। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है आपके पास में, ये एंगल थीटा माइनस अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, थीटा माइनस अल्फा। ये वाला एंगल कितना होगा सर, ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम, अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस लेट्स से सपोज ये एंगल का नाम दे दीजिए फाई इक्वल्स टू पाई होता है, तो आप कहेंगे अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो फाई इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। सो ये एंगल होगा बेटा आपका पाई माइनस थीटा। एक बार जरा जल्दी से ये बात कंफर्म कर दीजिए कि आपको इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? सेम कहानी, कुछ चेंज नहीं किया, लास्ट केस की तरह ही है ये, लास्ट केस की तरह ये बेटा, कुछ भी चेंज नहीं किया है। ट्रायंगल रूल बोल रहा है कि जो F1 फोर्स, F2 फोर्स और रिजल्टेंट R में रिलेशन होता है वो कैसे दिया जाता है, F1, ये F1 और इसके सामने वाला जो एंगल है उसे लिखिए साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू F2 और इसके सामने वाला एंगल कौन है बेटा, अल्फा, तो ये बन गया साइन अल्फा इक्वल्स टू F3 नहीं मतलब रिजल्टेंट R और इसके सामने वाला एंगल पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। सो ये जो हमारे पास में रिलेशन आ रहा है, सॉरी साइन पाई माइनस थीटा, ये हमारे पास में रिलेशन आ रहा है बेसिकली F1 F2 एंड R के बीच में, F1 F2 एंड R के बीच में। सो ये हमारे पास में रिलेशन आ रहा है, लेकिन ये रिलेशन तभी वैलिड है जब आपका जो फोर्स है, इधर लिख देता हूं, जब आपके जो फोर्स है बेटा वो कोप्लेनर हो, कोप्लेनर फोर्सेस हो, दूसरा कॉनकरंट हो, कॉनकरंट फोर्सेस हो, अच्छा तीसरा ओनली टू फोर्सेस ही हो,
तभी ये रिलेशंस वैलिड होंगे, अदरवाइज ये रिलेशंस वैलिड नहीं होंगे। सो कोई भी फॉर्मूला, कोई भी थ्योरम ध्यान रखने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये जो फॉर्मूला और ये जो थ्योरम आप देख रहे हैं ये किन कंडीशंस में वैलिड है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें, वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इसके लिए जो बेसिक अजम्पशंस लिए गए हैं वो अजम्पशंस क्या है। तो आपको समझना होगा कि अगर दो फोर्स दिए गए जो कि कोप्लेनर है, कंकरंट है, तो ऐसी कंडीशन में आप पैरेललोग्राम रूल भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं। फ्रॉम माय साइड अगर आपको कोई एक चूज करना हो तो आप चूज कीजिएगा पैरेललोग्राम रूल, क्योंकि पैरेललोग्राम रूल के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो लिटिल बिट सिंपल हो जाती है एज कंपेयर टू ट्रायंगल लॉ। सही दोनों है, रिजल्ट दोनों से मिलेगा, पर यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी सी। ठीक है, चलिए बेटा नोट कर लीजिए एक बार। नोट कर लीजिए इसे और नोट करके डन लिख के भेजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप डाउट पूछिए। फाइव माइनस थीटा क्यों हुआ, देखिए कुछ ऐसा आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो एंगल है ये है थीटा माइनस अल्फा, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ये क्या होते हैं बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ही ये होगा। किसने पूछा था ये, रजत। इज इट क्लियर, आपको क्लियर हुआ रजत? डन डनाडन, चलिए बहुत बढ़िया। बढ़े फिर आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड के आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अगर इतना नोट हो गया हो तो, अगर इतना नोट हो जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड अब हमारे सामने आने वाला है। डन 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 डन, नहीं हुआ? लिखो आदित्य, लिखो जल्दी से, लिख के डन लिख के भेजो। बिल्कुल लामीज भैया, बिल्कुल बिल्कुल सूरज सही बोल रहे हो, एकदम सही बोला है तुमने। मतलब यूट्यूब पे पढ़ पढ़ के ये 2 चैप्टर तो तुम्हें याद हो गए होंगे। इस बार यूट्यूब पर आएंगे तो तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे डायरेक्ट ही, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लिखना नहीं पड़ता था यूट्यूब के ऊपर। चलिए चलिए बढ़े आगे, अब आगे बढ़ते हैं यार।
सो तीसरा जो मेथड है बेटा वो है लामीज थ्योरम। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, जब तक आप अपने हाथों से एक एक स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे ना, वो आपके दिमाग में नहीं आने वाले। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जब तक आप अपने हाथों से खुद से एक एक स्टेटमेंट, एक एक फॉर्मूला अपने कॉपी में नहीं लिखेंगे ना, तब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। इसलिए लिखना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको पहले इसीलिए कहा था कि भाई आप खुद से लिखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप ढीठ बच्चे हो, आप नहीं लिखते हो, तो मैं स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूं। सो ये F1 फोर्स है। मतलब यही कारण है ना कि आप अपने नोट्स कॉपी से पढ़ते हैं तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, एज कंपेयर टू आप बुक पढ़ते हैं तो आपको चीजें कम समझ में आएगी। F2, F1 और ये F3। हमने कहा F1 के सामने वाला जो एंगल है वो है अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। तो लामीज थ्योरम बोल रही है कि F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, F1 और इसके सामने वाला एंगल, F2 डिवाइडेड बाय साइन, F2 डिवाइडेड बाय साइन गामा, F3 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। सो लामीज थ्योरम बोल रही है कि F1 F2 के बीच में ये रिलेशन होगा। ये बच्चा जानता है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई नहीं जानता। ये थ्योरम कब वैलिड होती है? सर देखकर लिखने में प्रॉब्लम होता है, सुन के लिखने में आसानी होती है। अब देखो समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन ये समस्या झेल कर जाओगे तभी तो JN बनोगे। सो ये बोल रहा है कि पहली चीज फोर्सेस जो है वो कोप्लेनर होना चाहिए, कोप्लेनर फोर्सेस होने चाहिए। नंबर 2, कॉनकरेंट होने चाहिए, कॉनकरेंट फोर्सेस होने चाहिए। नंबर 3 ओनली वैलिड फॉर 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस के लिए वैलिड है। नंबर 4 ध्यान से देखना, all 3 forces must form a closed triangle। इसका क्या मतलब है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ये बोल रहा है कि तीनों फोर्सेस क्लोज ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वाला फोर्स है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसा फोर्स है, दूसरा फोर्स ऐसा जा रहा है, तीसरा ऐसा फोर्स है, तीसरा फोर्स ऐसा जा रहा है। अगर तीनों फोर्स मिलके बेटा इस तरीके का काउंटर क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज किसी भी तरह का क्लोज्ड ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स 0 है और बॉडी किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो आपको इस बात को समझना, लामीज थ्योरम तभी वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तभी आप लामीज लगाए। ब्लाइंडली लामीज ना लगाए। बच्चों को पता ही नहीं है सर ये इक्विलिब्रियम में है नहीं, लामीज लगा दिया, बोला सर आंसर यहां से गलत क्यों आ रहा है। अरे इक्विलिब्रियम में होगा तभी वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड ही नहीं है। बोलिए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए। सो नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है लामीज थ्योरम, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से।
अच्छा, इसके अंदर अभी किसी बच्चे ने ग्रेटर देन 180 वाला बोला था, वो भी बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कोई भी आपका 180 डिग्री या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी एंगल बेटा आपका 180 डिग्री या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी किसी बच्चे ने बोला था, कौन है वो पढ़ा लिखा बच्चा? सूरज, बिल्कुल सही बोल रहे हो सूरज। सो ये वो कंडीशंस है जिसको आप नोट कर लीजिए। इनके ऊपर एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। सो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी। सो आप इस बात को तो समझ ही पा रहे होंगे कि जो पहले दो मेथड है वो सिर्फ दो फोर्स के लिए है, उसमें एक रिजल्टेंट आएगा। लेकिन जो दूसरा तीसरा मेथड है वो तीन फोर्सेस के लिए, पर रिजल्टेंट नहीं होगा अब इसके अंदर। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या होगा अगर चार फोर्स आ जाए, सर क्या होगा अगर तीन फोर्स हो और इक्विलिब्रियम में नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास में एक ब्रह्मास्त्र है जिसको हम लोग कल डील करेंगे। अभी तो इसी को नोट करो। जिनसे कितने भी फोर्स हो आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है तुम्हारे पास में? क्या बात कर रहे हो यार? मैंने पता नहीं कितनी जगह नंबर लिखवा रखा होगा। देखिए, जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो इस पर मैसेज लिख के भेज दे कि सर ग्रुप का लिंक भेज दो, मैं भेज दूंगा उसे ग्रुप का लिंक। मतलब तुम वो 1% बच्चों में आ रहे हो जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, ये होना चाहिए। ये तो तुम सूरज से ले लेना, सूरज के पास में है। सो अगर कोई समस्या रहती है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि आप कॉल करेंगे तो क्या होगा कि मैं क्लास में रहूंगा, फिर आपका फोन आएगा तो डिस्टरबेंस होगा, जो क्लास चल रही होगी वो क्लास भी डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, ये देखो सूरज बोल रहा है ग्रुप में जो ज्वाइन नहीं है वो इसको मैसेज कर देना, ये लिंक भेज देगा। चलो सूरज, तुमने मेरा आधा काम कर दिया है। इसे नोट करके डन लिख के भेजो और ये नंबर को गायब कर देते हैं, कहीं पता चले तुम नंबर भी याद कर लो नोट्स के अंदर। ये देखो लिंक भी आ गया, ME प्रैक्टिस सेशंस। कोई बात नहीं, लिख लो आराम से लिख लो। टॉम वाला देखो, व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास में इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप थे, तो उन सब से बचने के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया। क्योंकि फिर क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं सर हमारे ग्रुप में तो आपने शेयर कर दिया, हमारे ग्रुप में शेयर नहीं किया। तो एक ही ग्रुप है अभी, टेलीग्राम ग्रुप है ना। व्हाट्सएप वगैरह में तो आप लोग खुद ही शेयर करते रहा करो। टॉम का व्हाट्सएप ग्रुप है मुझे पता है, लेकिन अभी एक ही ग्रुप जो जिसमें मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या फिर क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ वो टेलीग्राम ग्रुप ही है। क्लास का लिंक या फिर क्वेश्चंस वगैरह वो सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा इतने सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग इंडिविजुअली भेजना। तो उसमें लगभग शायद 1200-1300 स्टूडेंट है जो भी इस साल एग्जाम देने वाले हैं। हम्म। अच्छा, 6 अप्रैल को NHPC का एक पेपर है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई समस्या है तो मुझसे पूछना। ठीक है, हो गया नोट?
हो गया नोट जल्दी से। अब मैं एक बार स्क्रीनशॉट दे देता हूं, किसी का कुछ रह गया हो ना तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगर किसी का कुछ रह जाए तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि बाद में तुम ये नहीं बोलो सर आपने लिखने नहीं दिया। अच्छा, सभी का है क्या? अब इसके स्क्रीनशॉट तो पूरा नहीं आएगा, छोटा कर देते हैं इसको, अभी आ जाएगा पूरा। हाँ ये आ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा एक और चीज, कल जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो सॉल्व नहीं हो पाया, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उसको हम सैटरडे को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग सैटरडे को उस पेपर को जरूर ज्वाइन करना, उसके सॉल्यूशन जरूर देखना। और इसके अलावा भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज आपके लिए चल रही है, जैसे आज 8 बजे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए अगर आप इन प्रैक्टिस को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बूस्ट होगी। तो आप शार्प 8 बजे, आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, उसके बाद से आप खुद से सीरीज को फॉलो करना। आकाश सर आपके जितने भी एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करवाएंगे। चलिए, आई होप आज जो भी कहानी मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। इसके आगे का पार्ट हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल फिर से 4 बजे। थैंक यू।